Today is 10th of May, and yesterday we studied the methods by which air was polluted, and today's topic is what are the ways to control air pollution. ठीक है, पोल्यूशन हुआ, डिग्रेडेशन हुई ड्यू टू सम सर्टेन एक्टिविटीज जो हमने डिटेल में स्टडी किया. नाउ एट प्रेजेंट सिचुएशन जहां पे हम हैं, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन? सो एज फार एज द कंट्रोल मेजर्स आर कंसर्न, हम लोगों को पहले हमने पढ़ा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से पढ़ा हमने फॉसिल्स, एंड देन हमने स्टडी किया वोल्केनिक इरप्शन जिसको हमने नेचुरल कैलामिटीज के अंदर डाला. नेचुरल कैलामिटीज के बाद हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन. तो अब एट दिस पर्टिकुलर स्टेज व्हाट मेथड्स कैन बी अप्लाई टू प्रिवेंट द pollutants from entering into the air? So number one is use of public transport. Use of public transport. अब करना क्या है? आजकल जैसे इकोनॉमी एंड एवरीबॉडी इज हैविंग व्हीकल्स, सबके घर में गाड़ियां हैं, सब लोग ऑफिस निकलते हैं, स्कूल निकलते हैं, तो अपनी पर्टिकुलर गाड़ी में निकलते हैं. अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ग्रुप्स बनाने हैं. अगर जैसे हम लोग स्कूल आते हैं, स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, जो भी, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं जहां से 3-4 लोग उस लोकेलिटी से आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, गैदर होकर इकट्ठे आना है टू कंट्रोल पोल्यूशन. ताकि जो फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, 4 लोग 4 गाड़ियां लेके आते हैं, व्हीकल्स लेके आते हैं, ये भी पोल्यूटेंट्स एमिट करेगा, ये भी पोल्यूटेंट्स एमिट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा. 4 की कंसंट्रेशन अगर 10% है तो ये 40% हो जाएगा ओवरऑल. लेकिन हम इस 40% के अंदर 30% की डिक्रीज कर सकते हैं बाय हाउ, जब हम गैदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. इतना सा पोल्यूटेंट्स एयर में एंटर होने से बच सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड कि हमें क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है. We have to encourage people to use more and more public modes of transportation to reduce pollution. उससे pollution कम हो जाएगा. Also try to make use of carpooling. If you and your colleagues come from the same locality and have same things, you can explore this option to save energy and money. इससे अगर हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं, जो मैंने पहले ही बोला, उससे एक तो पैसा भी बचेगा और pollutants भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से बचेंगे, कम होंगे. Then number 2 is we have to conserve energy. अब एनर्जी को कंजर्व करने से क्या होगा? देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल मेजर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले 3 R's का कॉन्सेप्ट समझेंगे. रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. रीयूज, reduce and recycle. ठीक है. अब कंजर्व एनर्जी का क्या है कि हमने जिस टाइम कोई चीज, फॉर एग्जांपल हम अभी इस कमरे में, इस रूम में है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं, बट हमारी जो लाइट्स और फैन है वो ऑन रह जाता है. हमें उसको भी बंद करना है. और जो फॉसिल्स हैं, मेन चीज जो है, क्योंकि हमारी जितनी की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितना का जितना ये प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है, हमारी जितनी की जितनी फैक्ट्रीज हैं, हमारी जितनी की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किस में चल रही है? या तो कोल पे, या पेट्रोलियम पे, या फिर डीजल पे. और इन सब की बर्निंग की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है क्या ये? दीज आर पोल्यूटेंट्स. तो अब हम कर क्या सकते हैं, इन
इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर इन फॉसिल्स के यूज के बजाय हम क्या करेंगे, इस 3 R's का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 3 R's में रिड्यूस, जो रीयूज। अब इन चीजों का जितना कम हो सके उतना कम यूज करेंगे। नंबर 1 रीयूज, इन चीजों का यूज नहीं करना है क्योंकि इससे पोल्यूटेंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे पहला रीयूज, हमने इसका यूज कम कर देना है। एंड नंबर 2 रिड्यूस, इससे जो अगर कभी करना भी पड़ा तो कोशिश करनी है कि ये जो पोल्यूटेंट्स एलिमिनेट हो रही है बहुत कम कंसंट्रेशन में एलिमिनेट हो। एंड देन रिसाइकल, जो चीज एक बार यूज करने के बाद जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो उसको दोबारा यूज करना है। सो ये था सेकंड मेथड। देन थर्ड वन, जो मैंने इसी के अंदर बोला, ये थर्ड, इसको हम ऐसे करते हैं, सेकंड का बी, ए पार्ट, इसको बी पार्ट करते हैं, इसको मैं फॉसिल्स कर देता हूं। ठीक है, जिसके अंदर कोल है, पेट्रोलियम है और डीजल। ठीक है, कंजर्व एंड देन फॉसिल्स का भी रिड्यूस। और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया 3 R's। नाउ थर्ड पॉइंट, वी हैव, हमने देखना है अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, मूव करना है अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि हमारी फैक्ट्रीज, हमारी मिल्स, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ओवरकम द नीड्स इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का चलना जरूरी है, बट हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स we have to move to the alternate sources of energy, and that is wind energy, tidal energy, electricity, geothermal energy, solar energy, ताकि इन जो फॉसिल्स के यूज की वजह से जो एलिमिनेट हो रही है पार्टिकुलेट मैटर, उनका जो एमिशन है वो लार्ज स्केल पे कम हो जाए। ठीक है, देन गो टू नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारी जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर जो पोल्यूटेंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं, हमें वहां यूज करनी है बड़ी बड़ी चिमनीज को। इस किस्म की जो कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के जहां आउटलेट है, जहां से स्मोक निकलता है, वहां पे ये बड़ी बड़ी चिमनीज यूज करनी है, ताकि वो जो एलिमिनेट हो रही है पोल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो वो इस चिमनी के अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा पाए, जिसकी वजह से वो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में एलिमिनेट होने से बच जाए। सो नेक्स्ट इज जो सल्फर का यूज होता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, उस सल्फर का यूज एकदम रिड्यूस कर देना है इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। और फिर जो हमारी व्हीकल्स हैं उनका प्रॉपर चेकअप, टाइमली चेकअप। उससे क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड एडहियर टू एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। जो इनसे जो व्हीकल से पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट ने इन व्हीकल्स को ये भी रखा होता है, वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ताकि पता चले कौन सा व्हीकल कितना पोल्यूटेंट एलिमिनेट कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, उस पोल्यूटेंट को रोकने के लिए हमने क्या करना है, इन व्हीकल्स का टाइमली चेकअप करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, दैट इज
एफॉरेस्टेशन मेन चीज। सो हमने क्या करना है, मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट करना है, क्योंकि ये ट्रीज जो है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है। दैट मींस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूटेंट्स एयर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो भी जाती है तो ये ट्रीज उसको इनहेल कर लेंगे अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए और एक्सेल करेंगे क्या, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो अगर ट्रीज होंगे तो ये चीज होगी। सो बोलने का मतलब है ओवरऑल व्यू अगर देखें हम, हाँ एक और चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ये है एलईडी लाइट इमिटिंग डिवाइस, इनका यूज हमने करना है। अब इनके यूज करने से क्या होगा कि जो कोई एक सिंपल बल्ब है वो अगर थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है ग्लो करने में, तो हम एलईडी का यूज जब करेंगे तो वो उस एक पर्टिकुलर बल्ब में एलईडीज जो है वो 3-4 रन कर जाएंगे। सो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काफी बचाव होगा। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट मींस हमने क्या करना है, गैदर होके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। देन दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कंजर्व एनर्जी, और एनर्जी कंजर्व करने के बाद हमने पढ़ा 3 R's का कॉन्सेप्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देन हमने पढ़ा एफॉरेस्टेशन, and then LED devices, and उसके बाद हमने पढ़ा कि टॉल चिमनीज को यूज करना है। सो बोलने का मतलब ये है कि अगर इन चीजों का प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो इस चीज के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन होगी। दैट मींस वी पीपल कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अगर हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें एयर पोल्यूशन का, हम पहले एयर की अगर कंपोजिशन की बात करें, हम नंबर ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, number of gases, and along with that it contains a small amount of dust particles. ये थोड़ा बहुत होता है सस्पेंडेड एयर के अंदर। देन एरोसोल्स, देन वाटर वेपर, है ना। तो अगर हम देखें इन चीजों की कंसंट्रेशन अगर एयर के अंदर बढ़ती ही जाएगी, हम बोलते थे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था that out of total 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस चीज की कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इज इंक्रीजिंग बाय डे दैट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, एंड उसकी वजह से हो रहा है हमारा एयर पोल्यूशन। सो अगर हम थोड़ा सा इसको एक और रिवीजन दें कि कौन सी चीज एलिमिनेट होती है, तो दीस आर ऑल द कंट्रोल मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन। तो अब अगर हम देखें सो हम अब देखेंगे जितना हमने इसमें एयर पोल्यूशन का डिटेल स्टडी किया, अब हम देखेंगे कि कौन सी पोल्यूटेंट कहां से रिलीज हो रही है और उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज सल्फर ऑक्साइड। और अगर हम सल्फर ऑक्साइड की सोर्स की बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट।
जो सल्फर ऑक्साइड है ये निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, और इसका इल इम्पैक्ट क्या है, हमारी आईज एंड थ्रोट्स की इरिटेशन होगी। ठीक है, नंबर 1 आईज और थ्रोट की इरिटेशन होगी, देन कफ हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, एंजाइम फंक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सचेंज जो गैसेस का मैकेनिज्म है हमारे लंग्स के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम देखें इस एक पर्टिकुलर सल्फर ऑक्साइड का कितना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, सो दैट इज सल्फर ऑक्साइड। नंबर 2 इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सो सेम हम इसका सोर्स देखेंगे, ये भी थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, इंडस्ट्रीज और व्हीकल से निकलता है, इंडस्ट्रीज और व्हीकल से एलिमिनेट होता है। और अगर हम देखें तो इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, ब्रीथलेसनेस, इंपेयर एंजाइम फंक्शन। अगर हम हमारी जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज से अस्थमा भी हो सकता है। सो दीस आर द इल इफेक्ट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अगर तीसरे की बात करें, देन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एलिमिनेट होता है व्हीकुलर इमिशंस और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से। और अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या है, लंग इरिटेशन और आरबीसी को डिवेलप करने में डिक्रीज कर देता है, आरबीसी नहीं बनते अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एयर में सस्पेंडेड रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट कहां से होगी, व्हीकुलर एमिशन से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट होगी, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा, हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। So we will feel it difficult to breathe when there will be the concentration of carbon monoxide in air. Then और हमारी जो अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए, अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस के बाद इवन डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड के एलिमिनेशन से। जो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो हम कोल यूज करते हैं ना, जो हम बुखारियों में सर्दियों में अमूमन यूज करते हैं, तो ऐसा बोला गया है कि बुखारी लगी थी रात को तो उसमें कोयला डाला था, तो उस कोयले की वजह से क्या हुआ, गैस बन गई तो उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है उस फॉसिल फ्यूल से, वो फॉसिल फ्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट कर रहा है, अनकॉन्शियस में हो जाएगा इंसान, एंड फाइनली उसकी डेथ हो सकती है, ड्राउजी फील करेगा और डेथ हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद अगर हम बात करें, देन नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एलिमिनेट हो रही है, सेम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से एलिमिनेट हो रही है, और उससे क्या होगा, हेडेक, सीवियर हेडेक हो जाएगी, इवन के हार्ट स्कैन हो जाएंगे। सो दीस वर द हेडेक के बाद क्या होगा, इसके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जजमेंट और विजन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट स्ट्रेन हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के बाद स्मॉग, SMOG, स्मॉग कहां से रिलीज हो रही है, कैसे बन रही है, एज वी ऑल नो, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स के पोल्यूशन की वजह से। और इसका इम्पैक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इंटेंस इरिटेशन, और इसकी वजह से आंखों में बड़ी इरिटेशन होती है। आईज में बहुत इरिटेशन हो जाएगी, इसकी वजह से, स्मॉग की वजह से। एलिमिनेट कहां से हो रही है, वही व्हीकल्स और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से। एंड इल इम्पैक्ट क्या है, इल इम्पैक्ट ये है कि हेडेक और इरिटेशन हो जाएगी आईज की। और उसके बाद अगर हम बात करें 7th पॉइंट, दैट इज O3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन अब हुआ क्या, जब ऑटोमोबाइल्स की वजह से जो, मैं इसको फॉसिल्स ही कर दूं सीधा, अगर फॉसिल्स की बर्निंग की वजह से एलिमिनेट हो रहे हैं जो, और उन एलिमिनेशन मीथेन भी आता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑटोमोबाइल्स की इमिशन की वजह से ओजोन रिलीज हो रही है। अब ये ओजोन क्या कर रही है, इसकी वजह से ब्रीथलेसनेस
एंड देन अस्थमा जैसी बीमारियां, ब्रीथलेसनेस, एंड देन अस्थमा भी हो सकता है इससे, एंड देन wheezing, chest pain, chronic bronchitis. So these are the ill impacts of ozone. And if we study then CS, that is chlorofluorocarbons, और chlorofluorocarbons कहां से एलिमिनेट हो रहे हैं? अब हमारे रेफ्रिजरेटर्स से। जब भी हम रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे, उस रेफ्रिजरेटर के यूज करने की वजह से एलिमिनेट होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करेंगे? जो हमारी ओजोन, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, काफी ऊपर हमारी एक्सोस्फीयर के अंदर जो एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर है ओजोन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इसके अंदर से पास नहीं होने देता। दैट मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है, ठीक है, इफ दिस इज सन, सपोज टू बी सन से जो रेज निकल रही है उसके अंदर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलेंगी, बट ये जो ओजोन है ये इसको एलिमिनेट नहीं होने देती, इन रेज को पास नहीं होने देती। बट ये जो हमने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज किए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने क्या किया? इस ओजोन की डेप्लीशन शुरू कर दी, ठीक है, इस ओजोन की डेप्लीशन शुरू कर दी। तो जब ये ओजोन डिप्लीट हो गई ओजोन, तो इसके अंदर क्या हो गया? इतना सा होल हो गया, किसके अंदर? ओजोन के अंदर। तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से तो उसके अंदर से पास होने लगी, एंड जो ओजोन इसको ब्रेक कर दिया, उसने इसको ब्रेक कर दिया, समझ आया? और देन लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें पहले इसका सोर्स देखना है, वो भी सेम। अगर हम मैक्सिमम एयर पोल्यूशन की देखें बात, तो सोर्स ऑफ एलिमिनेशन एक ही है, एंड दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। हाइड्रोकार्बन्स कहां से निकल रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स से। अब ये क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर इम्पैक्ट क्या? हाइड्रोकार्बन का दीज आर कार्सिनोजेनिक, दैट मींस दीज आर कैंसर काजिंग, दीज आर कैंसर काजिंग। अगर हाइड्रोकार्बन्स की कंसंट्रेशन एयर के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो वो कैंसर भी कर सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, इरिटेशन ऑफ आईज हो सकता है, अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोकार्बन्स की एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा हो जाए। देन अगर हम टोबैको स्मोकिंग की बात करें, क्या इससे भी कोई पोल्यूटेंट एलिमिनेट हो रहा है टोबैको स्मोकिंग से? तो सोर्स क्या है टोबैको का? सिगरेट्स, सिगार्स, और इन सिगरेट्स और सिगार्स की एलिमिनेशन की वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, लंग कैंसर, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज और थ्रोट, टोबैको की स्मोकिंग की वजह से इल इम्पैक्ट। और देन अगर हम लेड और मर्करी की बात करें, लेड एंड मर्करी, तो इनका सोर्स ऑफ एलिमिनेशन देखना होगा। तो लेड जो है वो निकल रहा है लेडेड पेट्रोलियम एमिशन से, और मर्करी निकल रहा है इंडस्ट्रीज से। इंपैक्ट क्या है? डैमेज कर सकते हैं ये दोनों हमारे ब्रेन को, दीज कैन डैमेज आवर ब्रेन, ठीक है, हमारे डैमेज को ब्रेन ये डैमेज कर सकते हैं। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किडनीज को, और जो बॉडी के अंदर WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, ये RBC रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है। एंड देन कोल एंड डस्ट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, कोल तो ऑब्वियसली वो कोल फैक्ट्रीज से निकल रहा है। अब कोल की वजह से, अगर बर्निंग की वजह से कोल माइन से कोल निकल रहा है, डस्ट निकल रहा है, तो उससे क्या होगा? ब्लैक लंग कैंसर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। सो अब अगर कोल की बर्निंग हो रही है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कोल की बर्निंग की वजह से जो एलिमिनेट हो रही है गैसेस, उसकी वजह से क्या हो सकता है?
लंग कैंसर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेस, देन कंट्रोल मेजर्स एंड व्हाट आर द वेज जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को रोक पाते. सो अगर हम आज का टॉपिक देखें तो हमने पढ़ा कि हम एयर पोल्यूशन कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमें अप्लाई करने चाहिए जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो सके. एंड देन वी स्टडीड कि कौन सा पोल्यूटेंट किस सोर्स से निकल रहा है और उस सोर्स से वो पोल्यूटेंट निकलने के बाद वो जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे इंपैक्ट कर रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स. थैंक यू.